गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज विषय शारीरिक शिक्षा में पार्ट 2 में आज खेल पोषण में भार का नियंत्रण का आगे का अध्याय शुरू हो रहा है। उसमें आपको बताया जाएगा भार का नियंत्रण किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से भार का नियंत्रण होगा, तथा उसमें बीएमआई के बारे में भी आपको बताया जाएगा। एक संयुक्त शरीर के लिए आपका बीएमआई का वेट होना चाहिए 18.5 से लेकर के 25 बीएमआई तक होना चाहिए। और बीएमआई निकालने का तरीका मैंने यहाँ फॉर्मूला आपको बताया है। शरीर का भार, जितना भी शरीर का टोटल भार होगा वो आपको यहाँ लिखना है। शरीर की ऊंचाई मीटर में, यानी मीटर में जितनी उसकी ऊंचाई होगी और उसका स्क्वायर कर देंगे। आपको फिट में नहीं निकालना, मीटर में निकालना। अगर मीटर में आप निकालेंगे तभी इसका कैलकुलेशन सही आएगा। जैसे कि इस प्रकार से आपको इसमें बताया जाएगा। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। हम पहले देख लेते हैं बीएमआई के आधार पर कैसे इसमें बताया जा रहा है। शरीर का स्वस्थ भार होता है। जिसी प्रकार से वही बीएमआई का प्रायोगिक रूप से इसमें बीमारियों से लड़ने तथा उसमें पोषक तत्वों के बारे में जानने के लिए हमें व्यक्ति का बीएमआई भी पता होना चाहिए। बीएमआई के आधार पर 18.5 से लेकर 25 बीएमआई तक होता है, जो कि एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुमूल्य है। इसके साथ ही साथ भार नियंत्रण करने के लिए आपके पास कुछ समिश्र रूप से इसमें चीज़ें हैं, जैसे संतुलित भोजन, अधिक मात्रा में पीने का पानी का सेवन आप करें, अधिक रेशेदार भोजन खाना खाएं, नियमित चिकित्सा जांच करें, अधिक वास का सेवन ना करें, चिकित्सा की सलाह से दवाइयों का प्रयोग करें। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए, जैसे अल्पाहार से बचें, स्वस्थ आदतों को अपनाएं, खाद्य अधिक ना खाएं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपके डाइट से रिलेट करती है, वो सारी चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाए तो आपका भार नियंत्रण हो सकता है। उसी के साथ ही साथ डाइटिंग के नुकसान, अब आपके पास कंसेप्ट आता है अगला नुकसान। जैसे कि जो पतले लोग व्यक्ति होते, ज़्यादा अधिक पतले हैं, या फिर जो मात्रा ग्रहण करते हैं उतने मात्रा ग्रहण करके लेकिन उससे कम कर देते हैं, एक डाइट कम कर देते हैं खाना खाने से। अगर हम उतनी डाइट पूरी रूप से नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा शरीर एकदम से अगर हम खाना खाना रोकेंगे तो हमारा शरीर का जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाएगा। इसलिए हमें धीरे धीरे अपनी अगर डाइटिंग पद्धति को अगर लाना है तो धीरे धीरे लाया जा सकता है। एकदम से लाएंगे तो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां एक साथ अटैक कर सकती हैं, जैसे इसमें हमें बुखार और कुछ ऐसी कमजोरियां आने लग जाएंगी, जिसमें हमें चक्कर आने लगेंगे। ऐसी बीमारियां हमें डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी। इसलिए डाइटिंग के नुकसान भी हैं, तो हमें डाइटिंग इस हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से हम उसको धीरे धीरे कंट्रोलेबल कर सकें। फिर आता है आपका खाद्य असहनीयता और भोजन असहनशीलता, यानी कि शरीर के व्यवस्थित जिसमें हमारा शरीर भोजन के तत्वों को अवशोषित करना बंद कर दे, इस स्थिति को भोजन असहनशीलता का नाम से जाना जाता है। यानी कि आपका भोजन डाइटिंग प्रोसेस धीमी हो जाए। ये कैसे हो सकता है? जब आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जब आपके ऊपर बीमारियों का प्रकोप होगा। और बीमारियां कैसे होगा? जब आप डाइटिंग कर रहे होंगे। डाइटिंग करने समय पे भी आपको अपने डाइट को समझना है। यहाँ पे लिखा मैंने जरूर है डाइटिंग के नुकसान, लेकिन डाइटिंग करना कोई बुरा नहीं है। डाइटिंग कीजिए, पर उसके तरीके के अनुसार कीजिए। अपने डाइट को धीरे धीरे कम कीजिए, एकदम से कम ना कीजिए कि एकदम से अगर आप 6 रोटी खा रहे थे एकदम से 2 रोटी या 3 रोटी पे आ गए। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। या आप 3 टाइम खाना खा रहे थे तो एकदम से आप 1 टाइम का ही खाना खा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे आपको हर चीज़ को करना है। यानी जैसे आप 6 रोटी खा रहे थे, आप 5 रोटी खाइए, या फिर 4 रोटी धीरे धीरे करते हुए खाइए। तो इस तरीके से आपकी डाइटिंग प्रोसेस धीरे धीरे से आपकी हैबिट में आएगी। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपके शरीर के अंदर भोजन से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं आएगी और कोई भी दिक्कतें उत्पन्न नहीं होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। भोजन से संबंधित गलत धारणाएं या भोजन मिथक। जैसे कि लोग समझते हैं कि भोजन को ज़्यादा फैटी भोजन खाना चाहिए जिससे शरीर बहुत बढ़ेगा, जैसे कमज़ोर लोग ये सोचते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बाहर के प्रभाव, आपके आहार का जो प्रदर्शन होता है वो आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं खाना चाहिए, जो नुकसानदायक है, या फिर उनकी क्वांटिटी कम खानी चाहिए। जैसे नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए। नाश्ता हैवी होगा तो आपका
शुरुआती स्तर में आपकी भूख जो होगी पहले ही खत्म हो चुकी होगी। तो इसलिए हमें 3 टाइम के खाने को कंप्लीट करने के लिए नाश्ता लाइटली लेना चाहिए। फिर उसके बाद था आलू वजन बढ़ाता है, आलू कम खाइए। आलू अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो वजन बढ़ता है और उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि स्टार्चेबल होता है, इसलिए आपको उसको कम से कम खाना चाहिए। मीठा खाने से मधुमेह होता है, जैसे कि मीठा, जैसे स्वीट्स हैं, अगर आप स्वीट्स का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और आने वाली एज तक आप मिठाई ज़्यादा खाते रहेंगे तो आपको मधुमेह यानी शुगर की बीमारी भी हो सकती है। तो इसमें भी नियंत्रण रखें। खाते समय पानी ना पिएं, यानी पीने वाला जो पानी आप खाना खाते समय पीते रहते हैं उसको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लें, यानी खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी का प्रयोग करें तो बेहतर होगा आपके शरीर के लिए। साथ ही साथ ऐसे प्रोटीन युक्त आहार लें जिनकी आवश्यकता है आपको प्रोटीन युक्त रहें। सब में सब चीज़ मिली हुई आहार होना चाहिए। गलत गतिविधियां ना करें, गलत गतिविधियां जैसे कि नशा पत्ती ना करें जिससे आपके शरीर को कोई नुकसान हो, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। शाका अच्छे उसके बाद आता है खेल प्रदर्शन पर आहार का प्रभाव। देखिए हर एक खिलाड़ी अपने खेल के आधार पर ही भोजन प्रयोग करता है, साथ ही साथ कई प्रकार के आहार लेता है, तो उसी हिसाब से अपने खेल के आधार पर वो भोजन का कैलोरीज बनाए, उसी हिसाब से उसका प्रदर्शन अच्छा होगा। जैसे अगर आप कुश्ती में देखिए पहलवानी कर रहे हैं तो हर एक वेट लिफ्टिंग या पहलवान की वजन को नाप करके उसका आहार का डाइट बनाया जाता है। उसी प्रकार से ही हर जगह पे खेल के साथ खाने का प्रयोग जो है बहुत अहम रहता है। अगर खिलाड़ी अच्छा खाना खाएगा, सही तरीके से खाएगा, अपनी सही डाइट लेगा तो उसका वजन भी सही रहेगा, उसका पर्सनैलिटी भी सही रहेगी और साथ ही साथ वो खेल में और अच्छा प्रदर्शन भी कर सकता है। साथ ही साथ अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो एक खिलाड़ी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे 55 से 60% होना चाहिए क्योंकि वह हमारे खिलाड़ी के शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान कर सके और आगे वो शक्ति रूप से हो सके। कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीनेशन फॉर्मूला होता है C6H10O5N, जिसमें आपको कौन कौन सी बस खाने की चीज़ें जिसमें आ सकती है, आलू, जिसमें आलू है, सलजम, चुकंदर, चावल, गेहूं आदि, ये सबसे कार्बोहाइड्रेट आपकी भरपूर मात्रा से मिल सकती है। फैट आपका विटामिन ए, डी, ई और के अंदर घुलनशील होता है और ये कम से कम आपके शरीर के अंदर 25% से 30% का होना ही चाहिए क्योंकि आपको फैट की जरूरत आगे भूख और शरीर को मजबूत बनाने के लिए होती है। एक खिलाड़ी इसमें कम से कम 1250 से लेकर 1500 कैलोरीज प्रयुक्त रूप से लेता है और उससे यूटिलाइज भी करता है। साथ ही साथ प्रोटीन है, प्रोटीन आपका 5000 कैलोरीज युक्त होता है और साथ ही साथ 10% से 15% कुल ऊर्जा के स्रोत के लिए ये प्रयोग होता है। 125 से 178 ग्राम प्रोटीन खिलाड़ी के अंदर हमेशा उसके डाइट के साथ होना चाहिए। उसके साथ आता है आपका विटामिन भी सेम यही चीज़ें हैं। विटामिन आपकी बॉडी को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी के अंदर मसल्स डैमेज को बहुत जल्दी मेंटेन करने में काम आता है और कई प्रकार की बीमारियों से भी लड़ने में आपको सहायता देता है। खनिज भी इसी प्रकार से हैं। खनिज आपका CA, Na, Mg, P और Cl, K, ये सारे जितने भी खनिज हैं वो आपके अंदर होने वाली शरीर की मजबूती तथा हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग होना अनिवार्य है। जल, जितना पानी आप पिए उतना आपके लिए अच्छा है। आप पानी को क्वांटिटी को हमेशा बनाए रखें अपने शरीर के अंदर क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन को रोकता है और आपको वीक होने से भी बचाता है। उसी के साथ ही साथ जल के साथ पूरक उसके कुछ प्रकार भी होते हैं। आहार क्रम और पूरक आहार विटामिन के साथ ही आप अपने शरीर के साथ कार्य करें। उसके बाद आता है बच्चों के पूरक आहार। बच्चों को भी बहुत ध्यान से हर एक न्यूट्रिशन देना चाहिए क्योंकि हर एक छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक के अंदर किशोर अवस्था पहुंचने तक उसके आहार पर नियंत्रण अगर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चा शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। इसलिए हमें उसके आहार को भी देखते हुए अनुसार पे उसको भोजन देना चाहिए, पौष्टिक तत्व देने चाहिए ताकि वह अपने शरीर, हड्डी और पुष्ट अच्छी मजबूत रूप से रह सके। उसको आहार यदि हम उसको अच्छे ज़्यादा रेशेदार फल दें, फैब्रिक चीज़ें दें, फल फूल अच्छे से खिलाएं, उसको अच्छे न्यूट्रिशंस दें, टाइमली उसकी खाने पीने की जो गतिविधियां उस पर ध्यान दें तो वो आगे जाके खूब अच्छी शरीर की मजबूती होगी। उसको फिटनेस से संबंधित चीज़ों को भी बताएं, खेल कूद उसी प्रकार से कराएं तो उसके अंदर की फिटनेस भी मेंटेन रहेगी। इसलिए इन सब चीज़ों पर में ध्यान देना अनिवार्य है बच्चों के ऊपर भी। तो आज कंसेप्ट आपका पूरा होता है बेटा। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको ये सारी चीज़ें अपने बुक में एक बार रीड करनी है, समझनी है और इससे संबंधित अपने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। आज क्लास इतना ही और ये आपका यूनिट टेस्ट में भी चैप्टर आ रहा है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। थैंक यू क्लास।